Dear students, welcome to the next lecture in our kinematic series. This is lecture 5.2. यहाँ पे हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे. इस लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे बेसिक जो है वो क्लियर करने वाले हैं. तो पहले शुरू करते हैं उसकी प्रॉपर डेफिनेशन से. डेफिनेशन यह है कि आप किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट को, है ना, जैसे हमने शुरू से देखा है काइनेमेटिक्स में हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे. इज थ्रोन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड वेयर ओनली ग्रेविटी इज द एक्टिंग फोर्स, नो फोर्स अदर, है ना, तो उसको हम फिर प्रोजेक्टाइल मोशन कंसिडर कर सकते हैं. अब देखो यहाँ पे एक्स और वाई में प्रोजेक्टाइल मोशन में ये जो पैराबोला दिखा है, तो इन एनी केस अगर कोई दूसरा फोर्स नहीं है तो पैराबोला ही बनेगा, है ना. पैराबोला क्यों बनेगा उसके अजम्पशन हम देखते हैं, लेकिन एग्जाम्पल क्या क्या वैलिड है. यही जो कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे क्रिकेट बॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, थ्रोन, स्टोन थ्रोन ऑब्लिकली, सीधा नहीं, क्योंकि सीधे करेंगे तो हम इट विल नॉट बी अ प्रोजेक्टाइल, जस्ट 1D. अब रॉकेट्स और फायर क्रैकर्स जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है. क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है. डेफिनेशन के हिसाब से सिर्फ ग्रेविटी चाहिए. अच्छा, अब इसके अजम्पशंस जो है वो देख लो कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं, आइडियल कंडीशन है. अर्थ के भी इफेक्ट सारे, कर्वेचर इफेक्ट है, रोटेशनल इफेक्ट है, और जो जी है वो सारे आप निगलेक्ट करो. तो इसकी वजह से जो आपका पैराबोला बनता है y=x², वो इन अजम्पशंस की वजह से है. ठीक है. वैसे तो जी तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वेरी होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओ वो कम होता है, बट in this case we don't consider the variation of g. अब असली चीज है ये प्रोजेक्टाइल के बारे में. दो मोशन है प्रोजेक्टाइल में, है ना. जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऑब्लिकली फेंको तो उसका एक कंपोनेंट वर्टिकल ले लो, एक हॉरिजॉन्टल ले लो. तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, उस पे कोई असर नहीं होता है. देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऊपर आप इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करता है. क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन है नहीं है. वर्टिकल में देखो क्या होता है कि शुरू में वो ऊपर जाता है और वहां पे वो स्टेडी हो जाएगा. क्योंकि जी उसको नीचे लग रहा है, तो फिर वो नीचे एक मैक्सिमम हाइट तक जाके वो नीचे आएगा, है ना. तो ये चीज आप याद रखो कि यूनिफॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल में सिर्फ जी लग रहा है. अब आप क्या करो कि हॉरिजॉन्टल को आप अलग से ट्रीट करेंगे, वर्टिकल को अलग से, लेकिन ये दोनों साइमल्टेनियस मूवमेंट है. ठीक है. इसको कंबाइन करना पड़ेगा किसी भी पॉइंट पे, आपको जिस पॉइंट पे पूछा है. ओके, चलो. अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस हमने देखा, उसका असली एप्लीकेशन यहाँ पे है. हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हम क्या कहेंगे कि u तो ऑब्लिक था, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है वो u cos थीटा हो जाएगा, है ना. और ax क्या था? जैसे हमने कहा कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बिकॉज वी डोंट कंसिडर एनी फोर्सेस एक्सटर्नल, सो देयरफॉर ax इज 0. और vx क्या होगा? मतलब फाइनल वेलोसिटी. ऑब्वियसली वो भी u cos थीटा ही होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है वो, कांस्टेंट वेलोसिटी. अच्छा, वर्टिकल मोशन देखिए, यू वाई क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट विच इज यू साइन थीटा, उसमें ए वाई माइनस जी लेंगे, है ना. ये तो हमें क्लियर है. तो वी वाई क्या होगा? यू प्लस ए टी, तो इससे यू साइन थीटा माइनस जी टी. तो ये रिटार्डिंग मोशन है यूनिफॉर्मली, है ना. इसमें हम हमारे इक्वेशन लगा सकते हैं. तो यही प्रिंसिपल है फिजिकल इंडिपेंडेंस का. मतलब है कि दोनों हम सॉल्व करेंगे अलग अलग तरीके से, एज इफ द अदर डजंट एग्जिस्ट, बट जब फाइनल रिपोर्ट करेंगे किसी एक पॉइंट पे तो दोनों को कंबाइन करके रिपोर्ट करेंगे आंसर. तो देखो कंपोनेंट कैसे दिखते हैं ये. आप ट्रेजेक्टरी तो हमने क्लियर कर लिया कि पैराबोला ही होती है,
अब कंपोनेंट देखिए आप, ए से ई में, ए से शुरू होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि एम्बर एरो है, वो यू कॉस थीटा रहता है, तो वो लास्ट तक देखो यू कॉस थीटा रहा है हर एक पॉइंट पे, ए बी सी डी, यू कॉस थीटा की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहा है। अब बी पे देखो वर्टिकल वेलोसिटी कम हो रही है, सी पे जीरो हो गई, वापस वो हमें पता है कि सिमेट्रिक होती है, तो बी और डी सिमेट्रिक है, तो वेलोसिटी तो मतलब स्पीड सेम है, एरो सिर्फ चेंज हो गया, है ना। तो ये सारे टूल्स तो हम वेरी फेमिलियर ही है, तो बस इसको अप्लाई करके हम प्रॉब्लम्स करेक्ट करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम है, टिपिकल प्रॉब्लम है, ओ से ए आपने फेंक दिया है थीटा एंगल पे, पूछा है आपको कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आप क्या करेंगे कि वर्टिकल में देखो क्या डिस्प्लेसमेंट है उसका, जीरो, तो वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो ही हो जाएगी कंपोनेंट। अब रहा सवाल सिर्फ हॉरिजॉन्टल का, तो हॉरिजॉन्टल में उसने वेलोसिटी हमने देखा कि चेंज होती ही नहीं है, तो एवरेज वेलोसिटी पूरे पूरे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम स्टार्टिंग टू लैंडिंग ओ टू ए यू कॉस थीटा ही रहती है। ठीक है, ये टिपिकल सवाल है, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज। ये देखिए, अब ये प्रॉब्लम 2 है जिसमें पूछा है कि पूरे प्रोजेक्टाइल के दरमियान मिनिमम स्पीड कहाँ पर होगी। तो मिनिमम स्पीड के लिए दो कंपोनेंट देखिए आप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का तो हमें पता ही है कि वो तो कांस्टेंट रहता है, तो दूसरा कंपोनेंट कब मिनिमम होता है ना। दूसरा कंपोनेंट स्पीड की बात की है, तो हमें मैग्नीट्यूड लेना होगा, तो दूसरे कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड तो टॉप पे ही मिनिमम जीरो हो जाता है, वी आई, है ना। तो ये बात तो सही है कि टॉप पे आपकी मिनिमम स्पीड रहेगी। तो अब वो मिनिमम स्पीड को कैसे निकाला जाता है ये देखिए आप, उस मिनिमम को हम अगर वी नॉट कॉस थीटा नॉट कह दे फॉर द टाइम बिंग, बिकॉज वी मिनिमम एट द टॉप इज डिनोटेड एज दिस, और हमारा वी कॉस थीटा कंपोनेंट तो हमें पता ही है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल थीटा है ना, वही तो हमारा या तो यू कॉस थीटा का हो या वी कॉस थीटा का हो, तो दैट मीन्स बोथ ऑफ देम हैज टू बी इक्वल, क्योंकि वही तो एक कंपोनेंट है जो कि टॉप पे रहेगा। तो इसको इक्वेट करने से हमको जो स्पीड है वो आप मिल जाएगी कि वी नॉट कॉस थीटा नॉट डिवाइड बाय कॉस थीटा कर दो। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है, हालांकि टॉप पे आपकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थीटा नॉट आपका जीरो रहता है, तो दैट मीन्स इट इज ओनली वी नॉट, तो वी नॉट गिवन है, तो यू कैन फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। ओके, फ्रॉम दैट दिस v इज इनिशियल वेलोसिटी, और एल्स अगर इनिशियल वेलोसिटी दी है तो यू कैन फाइंड वी नॉट, है ना, क्योंकि कॉस थीटा नॉट इज 1। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको प्रैक्टिस के लिए है, ये सिर्फ 2D का प्रॉब्लम है, इसमें कुछ है नहीं। आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड, इनिशियल थीटा दे दिया है 37 डिग्री, तो इसको वेक्टर में कैसे लिखेंगे हम, तो u cos मतलब उसका यू एक्स हो जाएगा आई कैप में, और u साइन उसका जे कैप में हो जाएगा वी वाई। सो वी कैन राइट वेक्टर u एज 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ओके, तो इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा वेक्टर u का, 10 मीटर पर सेकंड ना, क्योंकि 8 स्क्वायर से स्क्वायर का स्क्वायर रूट। चलो आगे बढ़ते हैं, हमें वी विल नीड द मॉड्यूलस। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, पूरे जर्नी में माइनस जी होता है ना, क्योंकि जे कैप, तो -10 जे कैप मीटर पर, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है एक्स और वाई में, एक्स कंपोनेंट 8 है, वाई कंपोनेंट इनिशियल 37 डिग्री, और वेक्टर यू को आप 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप लिख सकते हो। अब
1 सेकंड के बाद आपकी वेलोसिटी क्या होगी? तो हम क्या करेंगे कि v इक्वल टू यू प्लस AT लगाएंगे सीधा। अब u जो है सीधा हमने रख दिया है 8i कैप प्लस 6j कैप। a जो है वो भी हमने पूरा वेक्टर में रख दिया है, पूरे सारा वेक्टर इक्वेशन है, तो जो आंसर मिलेगा वो भी वेक्टर में मिलेगा। तो पूरा v जो है वो हमें i और j कैप में मिल गया है। इसका मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो हम दोनों कंपोनेंट को स्क्वायर करेंगे तो 4√5 मैग्नीट्यूड आया है। अच्छा, आप कोई पूछे कि इसका थीटा क्या होगा, तो आप क्या करो कि वी वाई अपॉन यू एक्स कर देना है आपको, तो थीटा मिल जाएगा, है ना। देखो ये आपका रिप्रेजेंटेशन है, एक्स में 8 था और वाई में -4 है। ठीक है, -4 मतलब ये 1 सेकंड पे नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं सीधा वेक्टर से। अब पूछा है एंगल बिटवीन u एंड v। u क्या था? u इनिशियल वेलोसिटी था और v जो हमने निकाला अभी 1 सेकंड पे। तो इनिशियल और फाइनल में 1 सेकंड में क्या एंगल था? तो किसी भी टू वेक्टर है, वेक्टर a वेक्टर b का, तो आप क्या लिखते हो? a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो वहीं से ये कॉस ऑफ अल्फा विच इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एट दैट इंस्टेंट इज u डॉट v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u एंड v। ठीक है, तो u डॉट v में आपको डॉट प्रोडक्ट, तो आई होप कि आई के साथ आई जाएगा, जे के साथ जे जाएगा, और हमेशा डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है तो प्लस करते जाओ, है ना। और u जैसे हमने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ u 10 आया है क्योंकि 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर किया था। v तो हमने अभी निकाला 4√5। तो अब सिर्फ प्लग इन करो तो आपको दो वेलोसिटीज के बीच का ये एंगल मिलेगा। ठीक है ना। आपको क्या करना पड़ेगा कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो उठा के, बिकॉज इट इज द वेक्टर, आप 1 सेकंड पे जो v है वहां रखोगे तो ये आपको इतना एंगल मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पे गलती होती है। प्रॉब्लम ये कहता है कि ये जो, सपोज करो कि ट्री है जिससे मंकी लटका हुआ है ना, एम्बर मंकी, मंकी ए बोल दो, और किसी ने फायर किया है ओ से मंकी की तरफ और टारगेट उसका राइट मंकी पर है। अगर उसने गन फायर कर दी v0 स्पीड से एग्जैक्टली मंकी पे, और उसी इंस्टेंट पे मंकी ने जंप लगा दी, मतलब मंकी पेड़ से छूट गए, नीचे आने लगा, तो यूजुअली आप लोग बोलोगे कि मंकी तो नीचे आ गया तो गोली लगेगी नहीं। अब बट थियरी तो कुछ अलग ही कहती है। इस पे हम चर्चा करेंगे कि रियलिटी क्या है और थियरी क्या है। तो पहले हम थियरी समझ लेते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर उसका टारगेट सही था, मंकी पे था, तो मंकी ने अगर ड्रॉप भी किया है तो भी जो बुलेट लगेगी वो तो मंकी को लगने वाली है पक्का। क्यों? देखो, क्योंकि अब हम मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं अगली स्लाइड में। देखो वाई अब बुलेट जो है, अब बुलेट तो क्या है, वी है उसके पास, सिर्फ वी है, तो वो तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए बुलेट का वाई क्या लिखेंगे? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो यू टी मतलब उसका जो इनिशियल, इसको हमने एक्स टेन थीटा ले लिया है क्योंकि आपने अगर उस थीटा और जो वाई कंपोनेंट था वो तो टेन थीटा आएगा, है ना, क्योंकि u टाइम्स t इज ओनली द y कंपोनेंट दैट वी आर लुकिंग एट हियर। समझ गए आप लोग? नॉट x कंपोनेंट। बुलेट का y कंपोनेंट ही हम देख रहे हैं, तो इसके लिए, और बुलेट के y के लिए क्या होगा, 1/2 माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि g। और मंकी के लिए क्या होगा? मंकी भी देखो इनिशियली कहाँ पर था, x टेन थीटा पर था वो, क्योंकि जो हमने ट्रायंगल देखा उसके हिसाब से तो उसका इनिशियल x, क्योंकि इनिशियल टेन थीटा था और टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, तो मंकी का y तो टेन एक्स टेन थीटा था।
अब मंकी के लिए तो 1D मोशन है, लेकिन 1D में भी वो नीचे आ रहा है, तो x टेन थीटा माइनस 1/2 gt। तो देखो दोनों के लिए y तो सेम है, इसका मतलब है कि किसी भी टाइम पे जब तक वो ग्राउंड पे आ जाए बुलेट तो जरूर हिट करेगी, है ना, बिकॉज y ऑफ देम आर सेम। यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा हमने रिलेटिव मोशन में इसके पहले 1D रिलेटिव मोशन जो किया, इसको आइडिया दिया था कि जो g होता है वो तो सेम ही रहता है दो पार्टिकल के लिए, इसलिए हमेशा g तो कैंसिल ही होने वाला है इक्वेशन में से। अच्छा, अब आई वुड विश कि जो भी ये देख रहे हैं वीडियो, आप अपना कमेंट करिए कि रियलिटी में क्या होगा, है ना। तो देखो रियलिटी में एक हिंट देता हूं मैं आपको कि जो बुलेट गन से निकलेगी वो बहुत ही हाई स्पीड होता है, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो चली जाती है, सो यू डोंट रियलाइज कि नीचे आ रही है ना। और दूसरा उसमें ये भी होता है कि बुलेट के इनिशियल फेज में सिर्फ और सिर्फ आ, ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, क्योंकि इसको थ्रस्ट मिला है थोड़े से इनिशियल फेज के लिए। हाँ, चलो अब हम इसको समराइज कर लेते हैं कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के एजम्पशन देखे, उसके बाद इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन देखा, वी एक्स और वी वाई के दो इक्वेशन लगाएंगे हमने हॉरिजॉन्टल समझा कि वो कांस्टेंट रहता है यू कॉस थीटा पूरे प्रोजेक्टाइल में। वर्टिकल वी वाई चेंज होता है, और वर्टिकल वी वाई कैसे चेंज होता है, वेल इट इज़ वेरी सिंपल, हमने बहुत लेक्चर देखे हैं उसके वन डी काइनेमेटिक्स के। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या रहती है, हमेशा जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वही है, और मंकी और गन में आप मंकी को वो गन हीट करेगी क्योंकि 1/2 GT² दोनों में है ही नहीं। तो होप आपको बेसिक इस लेक्चर से क्लियर होंगे। आप हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे इस चीज को, पर बिफोर दैट यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग सिमिलर 2D मोशंस। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो स्टे इन ट्यून, थैंक यू।